गुड मॉर्निंग। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आफ्टर गांधी का जो पार्ट है, हिंदुस्तान में जो परिवर्तन आए थे और एक सबसे बड़ा परिवर्तन जो हमें स्टडी करना है आज, वो था 1919 का अधिनियम। 1919 का अधिनियम बेसिकली द्वैध शासन सबसे ज़्यादा इसमें इम्पॉर्टेंट था। और ये जो द्वैध शासन है, इसने भारत की स्थिति में चेंज तो लाया, लेकिन उत्तरदायी जो शासन था उस शासन को उसने ख़त्म कर दिया। हम सब कल पढ़ चुके हैं कि युद्ध जो होता है वो राष्ट्रवाद को जन्म देता है, और उसी राष्ट्रवाद की कड़ी में मॉन्टेस्क्यू की घोषणा 20 अगस्त 1917 को की गई, जिसमें हमने 4 कंडीशंस हमने कल स्टडी की थी कि उस मॉन्टेस्क्यू की घोषणा में क्या कहा गया था। उसके बाद में भारतीय शासन अधिनियम 1919 पारित किया गया। सर तेज बहादुर सप्रू द्वारा अधिनियम की प्रस्तावना का विश्लेषण किया गया, और इस विश्लेषण में हमने देखा कि किस तरह से उन्होंने 4 चीज़ें आवश्यक मानी। लेकिन 1917 की घोषणा के बाद भी 1919 का अधिनियम जो था वो अस्तित्व में आया। 1919 का अधिनियम जो था, उसमें सबसे पहली जो चेंजेस की गई थी, या सबसे पहला जो अमेंडमेंट था, वो ये था कि 1919 के अधिनियम की प्रथम विशेषताओं के अंतर्गत जो प्रांतों में आंशिक जो शक्तियां हैं वो दे दी गई, या फिर यूँ कहना चाहिए कि प्रांतों में आंशिक रूप से उत्तरदायी शासन की स्थापना हो गई। ये जो प्रांतीय शासन थे, उसके जो सब्जेक्ट्स थे उनको 2 भागों में बांट दिया गया। पहला जो पार्ट था वो था रक्षित विषय, और दूसरा जो पार्ट था वो था आपका हस्तांतरित विषय। सो फर्स्ट वन वॉज द रिजर्व सब्जेक्ट्स एंड द सेकेंड वन वॉज द ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। रक्षित विषय जो थे वो पहले की तरह गवर्नर के प्रति उत्तरदायी कार्यकारिणी परिषद के सदस्यों के अधीन थे, और इन पर व्यवस्थापिका का कोई नियंत्रण नहीं था। लेकिन जो हस्तांतरित सब्जेक्ट थे वो मंत्रियों को सौंपे गए। मंत्री भी वो जो लोकप्रिय मंत्री थे, जो व्यवस्थापिका के निर्वाचन बहुमत से चुने जाते थे, उनके प्रति ही वे उत्तरदायी होते थे। प्रांतीय शासन को 2 भागों में बांट देने की इस व्यवस्था को ही हम द्वैध शासन के नाम से जानते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए देन व्हाट इज़ द्वैध शासन, तो द्वैध शासन में आप लिखेंगे कि 1919 के अधिनियम के अंतर्गत जो उत्तरदायी आंशिक जो शासन था प्रांतों में वो दिया गया, और उसके अनुसार प्रांतीय शासन को 2 भागों में बांटा गया, फर्स्ट रिजर्व एंड सेकंड ट्रांसफर्ड। फर्स्ट जो थे वो गवर्नर के अंडर ही रहे और कार्यकारिणी परिषद के सदस्यों के अधीन थे, उन पर कोई नियंत्रण व्यवस्थापिका का नहीं था। जबकि सेकंड वन जो था वो था हस्तांतरित, वो मंत्रियों के पास थे। मंत्री वो जो लोकप्रिय थे और व्यवस्थापिका के निर्वाचित बहुमत से चुने जाते थे। सो दिस वॉज द डिवीज़न ऑफ द सब्जेक्ट्स। दूसरा जो चेंज किया गया वो ये किया गया कि अधिनियम द्वारा रक्षित क्षेत्र का प्रशासन गवर्नर के अधीन रखा गया, लेकिन प्रांतों की कार्यकारिणी परिषदों में भी भारतीय सदस्यों की संख्या अब बढ़ा दी गई। मद्रास, बम्बई और बंगाल की सरकारों के रक्षित भाग के 4 सदस्यों में से 2 भारतीय सदस्य लेने की व्यवस्था की गई, और शेष 6 प्रांतों में जहां कार्यकारिणी परिषद को रक्षित भाग के लिए केवल 2 सदस्य होने थे, 1 भारतीय उसमें भी रखा गया, और इन सदस्यों की नियुक्ति भारत मंत्री की सिफारिश पर ब्रिटिश सम्राट द्वारा होने लगी। इसी अधिनियम के द्वारा प्रांतीय परिषदों का पुनर्गठन किया गया। उनकी संख्या में वृद्धि करते हुए बड़े प्रांतों की परिषदों में अधिक से अधिक 140 और छोटे प्रांतों में कम से कम 60 सदस्य रखने की व्यवस्था कर दी गई। इसी अधिनियम के माध्यम से केंद्र में अनुत्तरदायी शासन की स्थापना हो गई। अब इसको समझना हमें पड़ेगा कि पहले यह होता था कि केंद्रीय शासन को पहले की तरह केंद्रीय विधानमंडल के प्रभाव से मुक्त तो रखा गया, व्यवस्थापिका सभा शासन को प्रभावित कर सके, इसी उद्देश्य से व्यवस्थापिका सभा का विस्तार भी कर दिया गया और उसके अधिकार में वृद्धि भी कर दी गई। लेकिन इसके साथ ही गवर्नर जनरल को कुछ ऐसे पावर दे दिए गए जिसका प्रयोग वह व्यवस्थापिका की सहमति के बिना कर सकता था। इट मीन्स द गवर्नर रिफॉर्म इट्स जस्ट लाइक कि उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी किसी के प्रति भी वो तय नहीं की गई, वो अनुत्तरदायी हो गया।
जब व्यवस्थापिका के प्रति सहमति नहीं चाहिए, जब व्यवस्थापक की सहमति के बिना वो अपना काम कर सकता है, अपनी बात को रख सकता है, इसका मतलब उसको व्यवस्थापिका का फेवर भी नहीं चाहिए। और जब आपको फेवर नहीं चाहिए, इट मीन्स यू आर इंडिपेंडेंट टू टेक द डिसीजन। केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद में अधिक भारतीयों की नियुक्ति कर दी गई। इसमें पहला जो चेंज किया गया वो ये किया गया कि कार्यकारिणी पर पूर्व निर्धारित संख्या संबंधी प्रतिबंध हटा दिया गया। भारतीय उच्च न्यायालय के उन वकीलों को जिनको कार्य करते हुए लगभग 10 साल हो चुके थे, परिषद का लॉ मेंबर होने के योग्य ठहराया गया। इसमें कंडीशन ये जोड़ी गई कि जब आपको इंडिया में रहते हुए 10 वर्ष हो गए हैं और लॉ मेंबर की योग्यता आप रखते हैं, तो उसमें कंडीशन ये कर दी गई कि अब आप कार्यकारिणी की जो पूर्व निर्धारित संख्या है वो ऊपर नीचे की जा सकती है। तेज बहादुर सप्रू पहले वो व्यक्ति थे जो केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद या लॉ मेंबर बने। कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों की संख्या 1 से बढ़ा करके 3 कर दी गई, लेकिन व्यवहार में जिन व्यक्तियों को कार्यकारिणी परिषद का सदस्य नियुक्त किया गया वे जनता के प्रतिनिधि ना होकर सरकार के जी हुजूरी वाले व्यक्ति थे। अब ये समझाना देन व्हाट इज़ द यस मैन टाइप, दिस इज़ नॉट अ टफ टास्क फॉर द इंडियन। आप सब जानते हैं कि हिंदुस्तान में जो बटरिंग है वो किस तरह से हावी है, उसको आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये जो शब्द है बेसिकली वो उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया गया है जो काम ना करके सिर्फ एक शब्द मैं बोलना चाहूँगी, सिर्फ एक मक्खन वाली जो लैंग्वेज होती है वो यूज़ करते हैं। उन लोगों को हाई अथॉरिटी या ऊपर की जगह मिल जाती है। कार्यकारिणी परिषद के भारतीय सदस्यों को कम महत्वपूर्ण विभाग दिए जाते थे, इसलिए सुधार का कोई भी विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। इसी अमेंडमेंट के द्वारा 1919 के द्वारा केंद्रीय क्षेत्र में एक सदनात्मक व्यवस्थापिका के स्थान पर द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की स्थापना की गई। इन दोनों सदनों के नाम केंद्रीय विधानसभा तथा राज्य परिषद रखे गए। दिस इज द चेंज। इन दोनों सदनों के नाम केंद्रीय विधानसभा तथा राज्य परिषद रखे गए। केंद्रीय विधानसभा में 143 मेंबर होते थे, जिसमें से 103 जो मेंबर्स थे उनका चुनाव होता था और शेष मनोनीत होते थे। इलेक्शन एंड मनोनयन ये दोनों चीज़ें अलग हैं। जब हम चुनाव की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करते हैं या हम अपने मत का प्रयोग करते हैं तो वो जो प्रणाली है वो निर्वाचन कहलाती है। परंतु यदि हम किसी व्यक्ति का नाम लेकर के, किसी भी व्यक्ति से मतलब 2-3 लोगों का नाम लेकर के, या हम किसी को मनोनीत करते हैं, किसी का नाम घोषित करके उसका पक्ष रखते हैं या उसके फेवर में हम बोलते हैं, तो वो मनोनयन कहलाता है। मनोनयन के सदस्यों की संख्या, मनोनयन जो सदस्य किए जाएंगे उसमें 25 सरकारी तथा 15 गैर सरकारी होते थे। 103 निर्वाचित सदस्यों में से 51 जो है वो सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों से और 32 जो है वो सांप्रदायिक चुनाव क्षेत्रों से चुने जाते थे। इन 32 जो सांप्रदायिक चुनाव क्षेत्र है उसमें 30 मुसलमानों से तथा 2 सिखों के द्वारा चुने जाएंगे। 20 विशेष चुनाव क्षेत्रों जिसमें 7 जमींदार होंगे, 9 यूरोपियन होंगे और 4 व्यापार मंडलों के द्वारा चुने जाएंगे। राज्य परिषद में 60 सदस्य होते थे, जिनमें से 33 का चुनाव होता था तथा 27 जो है वो गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत किए जाते थे। मनोनयन बेसिकली हम उन लोगों का करते हैं जिनको हम जानते हैं या जिनका जो टाइप ऑफ वर्क है वो हमें पसंद आता है। पर मनोनयन में आप वोट का प्रयोग नहीं करते हैं। सपोज़ करिए कि किसी का नाम आपने अनाउंस कर दिया और उसके फेवर में 2 या 4 लोगों का जो मत मांगा गया है या 2-4 लोगों का जो फेवर मांगा गया है, यदि मिल जाता है तो वो व्यक्ति मनोनीत घोषित कर दिया जाता है। भारतीय शासन पर गृह सरकार के नियंत्रण में कमी कर दी गई। मॉनफोर्ड रिपोर्ट में प्रांतीय तथा केंद्रीय शासन के परिवर्तनों को दृष्टि में रखते हुए भारतीय शासन पर गृह सरकार के नियंत्रण में शिथिलता का जो सुझाव दिया गया था उसे अधिनियम के अंतर्गत स्वीकार किया गया। गृह सरकार के नियंत्रण में कमी करने के लिए भारत मंत्री के अधिकारों में किसी भी प्रकार का औपचारिक परिवर्तन नहीं किया गया, परंतु यह आशा व्यक्त की गई कि समय के साथ साथ यह नियंत्रण भी कम हो जाएगा।
इस संबंध में यह परंपरा विकसित करने का प्रयत्न किया गया कि किसी भी विषय के संबंध में गवर्नर जनरल या केंद्रीय व्यवस्थापिका परस्पर सहमत हो तो गृह सरकार उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी, और यह आशा भी प्रकट की गई कि प्रांतीय शासन के हस्तांतरण क्षेत्र में गृह सरकार का हस्तक्षेप नहीं होगा। इसको सिंपल लैंग्वेज में यदि हम समझने की कोशिश करते हैं तो इसका सिंपल जो थ्योरेटिकल पार्ट हम देखते हैं वो ये है कि जो इंडियन एम्पायर था या जो भारतीय शासन था उस पर गृह सरकार या होम गवर्नमेंट के नियंत्रण में थोड़ा सा सुझाव दिया गया था कि उसको शिथिल कर दिया जाए, उसको एक्सेप्ट भी किया गया। इसके अंतर्गत क्या हुआ कि जो गृह सरकार के नियंत्रण में कमी करने के लिए भारत मंत्री के अधिकारों में किसी भी प्रकार का औपचारिक परिवर्तन नहीं किया गया, परंतु यह आशा की गई थी कि जैसे जैसे समय बदलेगा या आगे हम बढ़ेंगे तो जो भारत मंत्री है उसके पावर में अपने आप धीरे धीरे कमी आती जाएगी। इस संबंध में ये जो परंपरा बताई गई है कि गवर्नर जनरल तथा केंद्रीय व्यवस्थापिका परस्पर सहमत हो तो गृह सरकार उस पर हस्तक्षेप नहीं करेगी। कहने का मतलब ये है यदि दोनों की मेजॉरिटी बन जाती है तो वह मंत्री के किसी भी जो भारत मंत्री है उसके किसी भी विषय में हस्तक्षेप नहीं करेगी। इसी अधिनियम के अंतर्गत भारत परिषद को समाप्त करने की भारतीय मांग को स्वीकार नहीं किया गया, लेकिन भारतीय परिषद के गठन में परिवर्तन कर दिए गए। इसमें कम से कम 8 और अधिक से अधिक 12 सदस्य नियुक्त करने की व्यवस्था की गई। इन सदस्यों में कम से कम आधे ऐसे सदस्य होने ज़रूरी थे जो नियुक्ति की तिथि से पूर्व भारत में कम से कम 10 वर्ष तक रह चुके हो और इस देश को अपनी नियुक्ति की तिथि के 5 वर्ष से अधिक पूर्व उन्होंने नहीं छोड़ा हो। इसको समझने की ट्राई हम करेंगे। 10 वर्ष उनका टोटल ईयर ऑफ लिविंग होना चाहिए और जब उनकी नियुक्ति की जाए उससे पहले लगभग 5 साल पहले तक उन्होंने अपने देश को नहीं छोड़ा हो। इस परिषद का कार्यकाल 7 वर्ष से घटा करके 5 वर्ष कर दिया गया, लेकिन हर एक सदस्य की आय को बढ़ा करके 1000 पाउंड से 1200 पाउंड कर दिया गया। भारतीय सदस्य के लिए 600 पाउंड के अतिरिक्त भत्ते की व्यवस्था की गई। भारतीय परिषद के कार्य संचालन के नियमों में भी परिवर्तन कर दिए गए। इसी अमेंडमेंट के अंतर्गत एक जो बड़ा चेंज आया वो चेंज आया केंद्रीकरण से विकेंद्रीकरण की तरफ। अधिनियम के द्वारा केंद्रीकरण की उस नीति को समाप्त कर दिया गया जो लॉर्ड कर्जन के समय में चरमोत्कर्ष पर थी। प्रशासन और राजस्व के कुछ विषयों का विकेंद्रीकरण कर दिया गया, अर्थात उन्हें केंद्रीय सरकार के नियंत्रण से हटाकर प्रांतीय सरकार को दे दिया गया। प्रांतों को प्रथम बार ऋण लेने तथा कर लगाने का अधिकार दिया गया। प्रांतों में आंशिक रूप से उत्तरदायी शासन की स्थापना करके भी केंद्रीकरण व प्रांतीय स्वायत्तता की नीति को ही पूरा किया गया। दिस वॉज द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर। इसमें हम ये देखते हैं कि एक व्यक्ति के पास सारी शक्तियों का केंद्रीकरण नहीं है, एक व्यक्ति सर्वे सर्वा नहीं है, बल्कि वो जो पावर है उसको डिवाइड कर दिया जाता है। अब इसमें जो सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन था उसमें ये था कि प्रांतों को पहली बार आपने ये पावर दी कि वो ऋण ले सकते हैं और वो कर भी लगा सकते हैं, जबकि पहले ऐसा नहीं था। पहले सेंटर की गवर्नमेंट जो थी, जो व्यक्ति चुना जाता था सेंटर में वाइसराय, वही ऋण लेना और वही कर देने का काम या कर का अधिकारी होता था। प्रांतों में आंशिक रूप से उत्तरदायी शासन की स्थापना करके विकेंद्रीकरण और प्रांतीय स्वायत्तता की नीति को पूरा कर दिया गया। अधिनियम के द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों के बीच शक्ति विभाजन भी किया गया। वे विषय जो लगभग संपूर्ण भारत या अंतर प्रांतीय हितों से संबंधित थे केंद्र के अधीन रखे गए और जो विषय प्रांतीय हितों से संबंधित थे उनको प्रांतों के पास रख दिया गया। प्रांतों के अंतर्गत रखे गए सब्जेक्ट और सेंटर की जो सब्जेक्ट थे वो थोड़े से डिफरेंट हो गए हैं। वैदेशिक विषय, सेना, रेल, डाक, वतार, आय, कर, मुद्रा, टंकण, व्यापार, जहाजरानी, चुंगी, महसूल और दीवानी व फौजदारी के कानून जो थे वो बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चले गए। और स्थानीय स्वशासन, सार्वजनिक कार्य, शिक्षा, जनस्वास्थ्य, चिकित्सा, सिंचाई, अकाल पीड़ित सहायता, राजस्व, कर, कृषि, जंगल, जेल व पुलिस तथा न्याय व्यवस्था का कुछ भाग जो था वो प्रांतों के पास आ गया।
इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रांतीय विषय पर प्रशासन और व्यवस्थापन प्रांतों को सौंप दिया गया। ये जो डिवीज़न है वो आज भी हमारे यहाँ पर लागू है। हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड समवर्ती सूची। वी आर हैविंग द 3 टाइप्स ऑफ द जॉब. So first one which is called for the central government, the second is the part of state government and the third is in a सूची that is called the समवर्ती सूची. समवर्ती सूची में जो विषय आते हैं उसमें हमें देखते हैं कि यदि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में द्वंद्व यदि होता है तो डिसीजन लेने का जो पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है। 1919 के अधिनियम ने प्रत्यक्ष निर्वाचनों का सूत्रपात किया और मताधिकार को और आगे बढ़ा दिया। नवीन निर्वाचन नियमों के अनुसार भारत की लगभग 10% जनता को मताधिकार प्रदान किया गया। 10% of the population has given the power to vote. मॉन्टफोर्ड रिपोर्ट में सांप्रदायिक निर्वाचनों की निंदा की गई थी, क्योंकि वहाँ हमने देखा कि मॉन्टफोर्ड में मुस्लिम्स का वोटिंग अलग कर दिया गया, सिखों की वोटिंग अलग कर दी गई और एंग्लो इंडियंस को अलग कर दिया गया। ये जो परसेंटाइल बांटा गया, ये जो परसेंटाइल दिया गया वोटिंग का या डिवीज़न ऑफ द सीट्स का, तो इससे एक सांप्रदायिक ठेस का काम इसने किया। क्योंकि आप किसी भी व्यक्ति को यदि धर्म के आधार पर या उसके रिलीजियस या उसकी कास्ट के आधार पर वोट कास्ट करने के लिए कहते हैं तो ये एक स्वच्छ डेमोक्रेसी की निशानी नहीं होती है। बिकॉज डेमोक्रेसी मीन्स यू आर एलिजिबल टू वोट, यू आर नॉट टू बी डिबार्ड ऑन द बिहाफ ऑफ द रेस, कलर एंड कास्ट एंड कम्युनिटी। आप अपने मत का प्रयोग बिना किसी डर के, बिना किसी रंग, जाति, समुदाय, डिवीज़न ऑफ द कास्ट एंड इकोनॉमिक क्लास, वॉट एवर यू थिंक अबाउट द स्टेटस ऑफ योर सेल्फ, वो जो चीज़ें हैं उनको आप दिमाग में नहीं रखेंगे, बल्कि आप अपने वोट का प्रयोग ऐसे करेंगे कि यू आर द पार्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक सिस्टम, यू आर अ सिटीजन ऑफ अ कंट्री एंड यू आर हैविंग द वोट पावर। सो आप वो वोट कास्ट करेंगे। यहाँ जो सांप्रदायिक जिसे पंचांग कहते हैं हम, उसमें ये डिवीज़न किया गया कि मुस्लिम्स की सीट अलग कर दी गई और ईसाइयों की सीट अलग कर दी गई, एंग्लो इंडियंस की सीट अलग कर दी गई। कुछ ऊपर 103 सीटों में से हमने देखा 103 सीटों में वो अलग कर दिया गया और नीचे की जो 60 सीटें थी वो अलग कर दी गई। ये जो सांप्रदायिकवादी पंचाट था इसने हिंदुस्तान को तोड़ने का काम किया है। मूलतः जिसे हम कहते हैं सांप्रदायिक पंचाट, इसने इंडिया में उस चीज़ की नींव रखी जो आज भी हम हिला नहीं पा रहे हैं। I think you can understand then where I'm indicating for that. So I don't want to speak with my words, but you can understand then what I want to say on the behalf of this lecture. ये जो प्रांतीय सिस्टम था उसमें 10% जनता को वोटिंग का पावर मिला। मॉन्टफोर्ड ने सांप्रदायिक निर्वाचनों की निंदा भी की, लेकिन अधिनियम ने न केवल मुसलमानों के लिए इस पद्धति को बनाए रखा, बल्कि इस पद्धति को पंजाब में सिखों के लिए और 3 प्रांतों को जोड़कर शेष राज्यों में यूरोपियंस के लिए, 2 प्रांतों में आंग्ल भारतीयों के लिए और 1 प्रांत में भारतीय ईसाइयों के लिए भी इसको लागू कर दिया था। 1919 के अधिनियम के बाद में 8 फरवरी 1921 को दिल्ली में नरेश मंडल की स्थापना की गई और इस मंडल की कुल सदस्य संख्या 121 थी, जिसमें 109 को अधिक महत्वपूर्ण देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे और 12 सदस्य कम महत्वपूर्ण रियासतों के प्रतिनिधि थे। इस मंडल का प्रधान वॉइसरॉय था और मंडल वास्तव में एक परामर्शदात्री सभा के समान था। इस मंडल का जो निर्माण किया गया उसका कोई पर्पस हमें क्लियर समझ में नहीं आता, क्योंकि एक परामर्शदात्री सभा के रूप में इस मंडल का निर्वाचन या चुनाव किया गया था। 1919 का अधिनियम स्पष्टतः एक संक्रमणकालीन उपाय था, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पर कि उधर जो चोरी चोरा कांड हुआ या जलियांवाला बाग कांड हुआ, उसके बाद में हंटर कमेटी जो आई, तो उन सब घटनाओं ने ब्रिटेन को ये बता दिया था कि वी आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द गाइडलाइन विच इज़ गिवन बाय दैम। अब हम उस स्थिति में नहीं थे कि हम उनकी हर चीज़ को स्वीकार करते जाएं। और सबसे बड़ी बात ये कि 1885 में जब कांग्रेस बनती है और 1885 के बाद में कांग्रेस के निर्माण के बाद में जब 1885 के बाद में डिवीज़न ऑफ कांग्रेस होता है, वो लिबरलिज्म में और उग्रवाद में बट जाती है। और जब महात्मा गांधी का आगमन होता है भारतीय राजनीति में, तो भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी का जो आगमन था वो एक इट वॉज नॉट अ प्लान, वो एक ऐसी चीज़ हुई जिसने पूरे हिंदुस्तान की राजनीति को बदल दिया। और गांधी जी के आने के बाद ही असहयोग कार्यक्रम हमारे हिंदुस्तान में आया और उन्होंने ही पहली बार बताया कि आप बिना किसी युद्ध के या बिना किसी वॉयलेंस के किस तरह से अपनी बात को आगे रख सकते हैं।
यद्यपि हम देखते हैं कि कई लोग इस बात को स्वीकार भी करते हैं, कई लोग बोलते हैं कि महात्मा गांधी नहीं होते तो शायद ये आज़ादी 100 साल पहले मिल जाती, पर हम शायद इस चीज़ को एग्री नहीं करते हैं, क्योंकि वॉलेंस के आधार पर ख़रीदा हुआ कोई भी चीज़ हो, वॉलेंस के आधार पर किसी भी चीज़ को आप गेन कर लें, या तो वो इस्टेब्लिश नहीं हो पाती या फिर उसमें विद्रोह के जो बीज हैं वो ऑलरेडी सेटल डाउन होते हैं। तो वो जो आज़ादी आपको मिलती वो मिलने के बाद भी शायद वो आपको पूरी तरह से नहीं मिल पाती, क्योंकि रजनी पामदत्त खुद कहती हैं कि उस समय जो जनता में नफ़रत थी वो बहुत भयंकर थी, लेकिन उस नफ़रत का मतलब ये नहीं था कि आप आग लगा दें या आगजनी फैलाएं या हड़ताल के नाम पर आप भारत देश की या किसी भी कंट्री की किसी भी प्रॉपर्टी को डैमेज करें। बेसिकली एक सिस्टम नॉन वायलेंस जो था उसने उस विद्रोह को एक आकार दिया, एक सिस्टम दिया। इसी वजह से हम यहाँ तक पहुँच पाए। लॉर्ड मास्टन का मानना है कि स्वेच्छाचारी शासन तथा लोकतंत्र उस समय तक साथ साथ हाथ मिलाकर चलने को बाध्य थे जब तक कि लोकतंत्र स्वयं चलना ना सीख ले और अकेला चलने के विश्वास योग्य ना हो जाए। ब्रिटिश संसद में भाषण देते हुए मिस्टर मॉन्टेस्क्यू ने कहा था कि यह अंतरकालीन उपाय है। ये ध्यान रखिएगा, मॉन्टेस्क्यू ने खुद ने कहा यह अंतरकालीन उपाय है। भारत पर ब्रिटिश संसद द्वारा शासन और भारतीय जनता के प्रतिनिधियों द्वारा शासन के बीच ये एक प्रकार का पूल सिस्टम है। और इस पूल सिस्टम का बेसिक पर्पस क्या था? एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करना कि हम स्वराज्य की डिमांड थोड़े समय के लिए बंद कर दें या ना ही करें तो ज़्यादा बेटर था। इस अधिनियम की संक्रमणकालीन इस बात से भी स्पष्ट हो जाती है कि अधिनियम के द्वारा 10 वर्ष बाद एक रॉयल कमीशन की नियुक्ति की गई और उस रॉयल कमीशन में मॉन्टफोर्ट सुधारों की योजना के अधीन जो उन्नति थी उसका अध्ययन किया गया। उसके बाद में एक उत्तरदायी शासन की स्थापना करने की कोशिश की गई। अब 1919 का जो अधिनियम था और भारत सरकार उसको कैसे ले पाई या कैसे वो इम्प्लीमेंटेशंस में आया, ये हम डिस्कस करेंगे अब आपकी अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड द पॉलिटिकल साइंस। इट इज़ नॉट अ वेरी easy subject, so try to learn the chapter and try to learn the articles, try to learn the basic fundamental rights, because we can give only the virtual classes on the phone, on the laptop also, but without the blackboard and without the communication, this is not a good way to take the classes. But we all are, हम सब एक उसमें हैं, शिकंजे में हैं, और जब तक ये शिकंजा नहीं टूटता तब तक हम ऐसे ही काम करेंगे। आज के लिए बस इतना। टेक केयर, बाय।